न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपने पढ़ा हुआ है और वो नियम कुछ ऐसा कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वस्तु स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है ना, तो वो वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है बच्चों, तो सेम यही मेथड हमारा लगता है घूर्णी गति के लिए भी कि यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रही है तो अब घूर्णी गति करती रहेगी, यदि किसी अक्ष के परितः रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए। क्लियर है बात बच्चों? तो वस्तुतः क्या हो गया कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो आपका, वो किसी भी अक्ष के परितः अपनी घूर्णी गति का विरोध करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करता है। मतलब कि यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, गति नहीं करना चाहती है, घूर्णी गति नहीं करना चाहती है। और यदि कोई वस्तु घूर्णी गति कर रही है तो वो उसी गति में, उसी कोणीय वेग से गति करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। ये जो आपका गुण है, इसी गुण को हम उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे हमने लिखा यहां पर जड़त्व आघूर्ण, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने परिभाषा आपको बताई, घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है, उसकी इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो जड़त्व आघूर्ण आपका यह एक सदिश राशि है, आपको ध्यान देने की बात है कि यह एक सदिश राशि है। और जड़त्व आघूर्ण की माप आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो जैसे हम लोग जब सिर्फ जड़त्व की हम जब बात करते थे, किसी भी वस्तु के जड़त्व की बात करते थे, तो हम उसके द्रव्यमान की माप को उसका जड़त्व की माप कहते थे कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उतना अधिक होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा। लेकिन जब हम जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो इसको हम कुछ दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा एक अक्ष है जिसको मैंने मान दिया z और एक वस्तु है जो इस अक्ष से r दूरी पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान जो है m है। क्लियर है? तो इस z अक्ष के परितः इस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I, तो ध्यान रखना है कि जड़त्व आघूर्ण को हम I से दर्शाते हैं और ये I बराबर हो जाएगा उस वस्तु या उस कण का द्रव्यमान और गुणे पे उस कण का अक्ष से बीच की दूरी का वर्ग। तो कितनी दूरी है बच्चों वहां पर? r, तो यहां पर हमने लिखा mr²। तो ध्यान में रखना है कि जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो आपके जो भी निकाय या कण का जो द्रव्यमान होगा और अक्ष से उस कण की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यदि मैं जैसे बात करूं कि कोई एक पिंड हो, है ना, जैसे कोई भी एक पिंड हो जो कई सारे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब चूंकि कई सारे कणों से मिलकर के बना हुआ है तो इसमें बहुत सारे भाई कण होंगे। जैसे मान लीजिए R1 दूरी पर ये M1 हमारा द्रव्यमान का एक कण है, R2 दूरी पर M2 द्रव्यमान का एक कण है, इसी तरीके से R3 दूरी पर आपका M3 द्रव्यमान का एक कण है। तो ऐसे बहुत सारे कणों से ये पिंड बना हुआ माना जा सकता है। इस स्थिति में बच्चों जब हमको यदि इस पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा तो हम क्रमशः बारी बारी से सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। जैसे हमने लिखा, यदि मान लीजिए यदि निकाय के कण क्रमशः R1, R2, R3, है ना, इस तरीके से Rn दूरी पर है, ठीक है, जिनके द्रव्यमान M1, M2, M3 और इस प्रकार से Mn है।
तो आप जब पहले वाले कण का आप जड़त्व आघूर्ण निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो सेम यही फॉर्मूला, जड़त्व उसका द्रव्यमान और गुणे पे उसका अक्ष से दूरी। तो दूरी कितना लिया है हमने, r1 लिया हुआ है, तो r1 का स्क्वायर, दूसरे कण का तो m2 r2 का स्क्वायर, तीसरे कण का m3 r3 का स्क्वायर, और इस तरीके से हम लोग सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को आपस में जोड़ दिया। तो जब सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को आप आपस में जोड़ देंगे, जिससे आपको इस पूरे निकाय का, पूरे पिंड का आपको जड़त्व आघूर्ण I मिल जाएगा। तो I बराबर देखिए हमने सभी को जोड़ दिया, तो I बराबर क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, तो आपको याद होगा कि हम इसको सिग्मा के रूप में लिखते थे, सिग्मा MI RI, और चूंकि R में स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर चला गया, जहां I का जो मान होता है वो 1 से होता है और कहां तक जा रहा है, आपके n कणों तक जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर जड़त्व आघूर्ण का मान किसी भी पिंड के लिए, किसी भी निकाय के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से भी आप बात करें कि भाई जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा, तो आप देखें कि जड़त्व आघूर्ण किससे मिलकर के बना है, द्रव्यमान और दूरी। R क्या है आपकी, अक्ष से दूरी, तो दूरी का वर्ग है। तो यदि हम लिखें यहां पर इसका SI मात्रक, तो द्रव्यमान के लिए आप SI मात्रक लेते हैं बच्चों किलोग्राम, और दूरी के लिए आप लेते हैं मीटर, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका विमीय सूत्र लिखें आप, तो विमीय सूत्र जब आप लिखते हैं तो kg द्रव्यमान का हो जाएगा यहां पर m, और दूरी का हो जाएगा आपका l का स्क्वायर, और चूंकि यहां पर समय नहीं है इसलिए ये t का आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित किया और जड़त्व आघूर्ण को समझा। ध्यान देना है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उसके अक्ष से, जिस अक्ष के परितः वह घूर्णी गति कर रहा है या घूर्णी गति करने को तैयार है, उससे दूरी पर निर्भर करता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने दो एक समान द्रव्यमान के दो गोले लिए, है ना, जिनके द्रव्यमान कैसे हैं, जिनके भार एक समान है। अब एक गोला है आपका ठोस गोला और दूसरा है आपका खोखला गोला। तो चूंकि जो ठोस गोला है उसका जो द्रव्यमान सारे के सारे भाग में समान रूप से वितरित रहेगा, जबकि जो खोखला गोला है वो अंदर से खोखला है, उसका द्रव्यमान चूंकि पहले वाले के बराबर ही है, तो उसका सारा का सारा द्रव्यमान उसके परिधि के पास में होगा, चारों तरफ उसके। अब आप देखिए, यदि वो अपने जो अक्ष है उसका केंद्र बिंदु से कोई अक्ष जा रहा हो, जैसे यहां पर हम लें ये गोला हुआ और ये इसके केंद्र बिंदु से एक अक्ष जा रहा है, इसके परितः यदि हम इसका जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो जो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण होगा वो ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि देखें आपकी इसका समस्त द्रव्यमान जो है ये इसके परिधि पर स्थित है और उसकी परिधि जो है यहां से एक दूरी है ना, इसकी दूरी वहां पर अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण से अधिक होगा। जैसे हम पहिया इस्तेमाल करते बच्चों, आपके साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, कार का पहिया, तो आप देखते होंगे कि पहिया जो होता है बीच में उसमें ऐसी रिम लगी होती है और चारों तरफ आपका टायर होता है। तो ऐसा कर लेने से बच्चों क्या हुआ कि उसका जो जड़त्व आघूर्ण है, अब सारा का सारा द्रव्यमान कहां चला गया, उसके परिधि पे चला गया। परिधि पे जाने की वजह से उस टायर का जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। जैसे यदि आप साइकिल के पहिए, साइकिल के पेडल को नहीं भी चला रहे हैं तब भी आपका साइकिल कुछ दूरी तक चल करके जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करें इसे। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, अंग्रेजी में हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। दरअसल ये त्रिज्या क्या है, तो ये जैसे कोई एक पिंड हो, अब ये पिंड इस अक्ष के परितः मान लेते हैं घूर्णी गति करने को तैयार है। यदि इस पिंड का, देखिए आपकी जो घूर्णन त्रिज्या है दरअसल अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है ना, उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पूरे द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर, जिस पर पूरे पिंड के द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण
पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाता है। फिर से घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण निकाय के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाता है। यही हम समझ रहे थे। अब जैसे मान के चलें कि ये यहां पर इसका द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित है, तब यदि हम इसका जड़त्व आघूर्ण कहें तो ये I बराबर हो जाएगा, कुल द्रव्यमान हम m मान के चल रहे हैं और इसकी जो दूरी है, जो लंबवत दूरी, इसको हम k कहते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा mk²। जैसा कि हमने अभी जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा देखी हुई थी, तो द्रव्यमान और गुणे पे घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी का वर्ग, यही हमने सूत्र लगाया हुआ है और घूर्णन अक्ष से दूरी को हमने k माना हुआ है। यहाँ जो k है, ये k दर्शाता है आपके घूर्णन त्रिज्या को। यदि आप यहाँ से k² का मान निकालें तो k² बराबर हो जाएगा आपका I/m, और जब आप यहाँ से k का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ जाकर के करनी में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका I/m। तो आप यहां से भी घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कर सकते हैं कि घूर्णन त्रिज्या किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण और उसके द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। ठीक है। अब चूंकि ये त्रिज्या है, एक दूरी है, तो आप यदि इसका SI मात्रक बताना चाहेंगे तो SI मात्रक भी आपका मीटर होगा। SI मात्रक क्या होगा? मीटर, क्योंकि ये एक दूरी है घूर्णन अक्ष से। अब यदि हम इसको समझें इसके परिभाषा के हिसाब से, तो हमने क्या बोला था कि घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण निकाय के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। और वास्तविक जड़त्व आघूर्ण अभी हमने निकाला हुआ था। किस प्रकार से निकाला हुआ था? तो देखिए, अभी तो हमने जड़त्व आघूर्ण ये पता किया है यदि इसका घूर्णन त्रिज्या k हो तो। अब यदि मान लीजिए कि हम जैसे कहें कि यहाँ पर ये कण जो, ये निकाय जो है हमारा, ये अलग अलग r1 दूरी पर एक कण m1 द्रव्यमान का है, r2 दूरी पर एक कण m2 द्रव्यमान का है, r3 दूरी पर एक कण जो है m3 द्रव्यमान का है। ऐसे n कणों से मिलकर के ये हमारा निकाय बना हुआ है। तब इन सभी का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, I बराबर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये n कणों तक चला जाता जाएगा। अब हमने परिभाषित किया था ये हमारे उस निकाय का वास्तविक जड़त्व आघूर्ण है, कुल जड़त्व आघूर्ण। यदि ये मान हमारे इसके समस्त द्रव्यमान को इस बिंदु पर केंद्रित माना जाए, तब प्राप्त जो जड़त्व आघूर्ण है हमारा I बराबर mk² के बराबर होता है। उस स्थिति में ये यहां से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या कहलाएगी? घूर्णन त्रिज्या कहलाएगी। तो चलिए यदि हम इसको बराबर करके देखें तो इस I की जगह पे हमने mk² रखा, तो mk² बराबर कितना हो जाएगा? देखिए आपका m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये mn rn का स्क्वायर तक बढ़ता जाएगा। अब यदि बच्चों देखिए, यदि हम कहें कि ये निकाय के जितने भी कण हैं उन सभी का द्रव्यमान समान है, सभी का द्रव्यमान समान है का मतलब कि m1 बराबर है m2 के, बराबर है m3 के, है ना, ऐसे जितने भी हैं बराबर है mn के, ये सारे के सारे द्रव्यमान m के बराबर हो। तो चूंकि कुल n कण है और सभी कणों का प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना है बच्चों? m। तो यदि हम कहें इनका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कुल द्रव्यमान जो हमने m माना हुआ है ये दरअसल हो जाएगा m गुणा n। क्यों हो जाएगा? m हर एक कण का द्रव्यमान है और गुणे पे n क्या है आपका? कणों की संख्या। गुणे पे है बच्चों आपके पास में k² बराबर पे। अब चूंकि सभी के द्रव्यमान को हमने बराबर माना हुआ है तो यहां हमने लिखा m r1 का स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर प्लस m r3 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये mn rn का स्क्वायर। अब देखिए सभी पे m का गुणा है तो हमने m यहां से कॉमन लिया, क्या बचेगा आपका? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये आगे जाएगा। और यहां नीचे है आपके पास में mn k²। देखिए m से m यहाँ कट गया, और जब आपने k² का मान निकाला तो ये n बटे पे आकर के r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस अब 2
बटे पे n चला गया, और जब यहां से आप k स्क्वायर निकला हुआ है, k का मान आप यहां से निकालते हैं, स्क्वायर इधर जाकर के वर्गमूल में आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस अप टू, और बटे पे आ जाएगा ये n। ठीक है, तो इस तरीके से आप घूर्णन त्रिज्या को यहां से भी परिभाषित कर सकते हैं। घूर्णन त्रिज्या सभी कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग के माध्य मूल के बराबर होती है ना। वर्गमूल है, इसे ही हम देखिए दूरियों के वर्ग के योग के माध्य मूल के बराबर होती है। तो इस चीज को आपको इसमें ध्यान रखना है, नोट डाउन करें इसे। कोई पिंड जो किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो उसके घूमने के कारण उसके अंदर में जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम कहते हैं उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा। जैसे ये एक कोई पिंड है जो किसी अक्ष के परितः, ये हमने एक अक्ष ले लिया या आपका z डैश अक्ष ले लिया, और इस अक्ष के परितः ये पिंड घूर्णी गति कर रहा है। तो यदि ये पिंड जो है कई सारे कणों जिनकी दूरियां r1 दूरी पर m1 द्रव्यमान का कण, r2 दूरी पर m3 द्रव्यमान का कण, इस तरीके से बहुत सारे कणों से मिलकर के माना जाए, तब इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होगी इसका हम एक यहाँ पर मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए, इसको शुरू करने से पहले आप समझिए कि जितने भी कण यहाँ पर घूर्णी गति कर रहे हैं, आपको ये पता है घूर्णी गति के नियम से कि सभी कणों का जो आपका ओमेगा होता है, एक कोणीय वेग जो होगा वो एक समान होता है, और सभी के, चूंकि जितने भी कण आपको दिखते हैं इन सभी का घूर्णन अक्ष से दूरी भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण से इनके रेखीय वेग जो होंगे वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि माना r1 r2 r3 दूरी पर क्रमशः m1 m2 m3 द्रव्यमान के कण रेखीय वेग v1 v2 v3 से गति कर रहे हैं। अब चूंकि घूर्णन गति हो रहा है इसलिए घूर्णन गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम इन सब का गतिज ऊर्जा निकालें तो गति ऊर्जा का सूत्र आपको पता है कि गति ऊर्जा आपने पढ़ा हुआ है हाफ mv², है ना। तो हम इसी तरीके से सभी कणों की गति ऊर्जा निकाल सकते हैं। तब गतिज ऊर्जा क्रमशः, पहले कण का गति ऊर्जा बताइए, तो सूत्र क्या होता है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये हो गया पहले कण की गति ऊर्जा। दूसरा हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m3 v3 का स्क्वायर, और इस तरीके से हम इन कणों की गति ऊर्जाएं अलग अलग बता सकते हैं। तो चूंकि ये कणों की गतिज ऊर्जा है और कोई भी निकाय इन्हीं कणों से मिलकर के बना होता है, तो हर इस निकाय का कुल गतिज ऊर्जा, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा हम कह सकते हैं इन सभी गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। तो चलिए हम निकालते हैं कुल गतिज ऊर्जा, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा लिख लेते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो इसे हम दर्शा लेते हैं बच्चों EK से, ध्यान रखना है एनर्जी काइनेटिक, है ना। तो E के बराबर कितना हो जाएगा, सभी को आप जोड़ दें, तो ये हो गया आपका हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब चूंकि हाफ देखिए 1/2 सभी जगह पे है, तो हमने 1/2 यहां से कॉमन ले लिया, तो 1/2 बाहर चला गया। और इसके बाद आप देखें कि v1, चूंकि ये v1 क्या है, इसका रेखीय वेग है और ये एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। और यदि हम इस v को कोणीय वेग में बदलें तो आपको सूत्र याद होगा, v बराबर होता है ओमेगा r। तो यदि हम पहले वाले कण के लिए v1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका m1 ओमेगा r1 स्क्वायर।
स्क्वायर दोनों पे जाएगा ना, V1 बराबर होगा ओमेगा R1, और चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए दोनों पे स्क्वायर चला गया। इसी तरीके से M2 ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस M3 ओमेगा स्क्वायर R3 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये हमारा यहां तक आएगा। तो चलिए अब बच्चों इससे आप निकालिए, देखिए ओमेगा स्क्वायर सभी जगह पे है, कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखें व्यंजक किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको समझिए, प्रैक्टिस करिए इसको, है ना, तरीके को देखिए। तो ओमेगा स्क्वायर सभी जगह से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया आपका हाफ ओमेगा स्क्वायर, क्या बच गया अंदर पे आपके पास में, M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर। और आपने ऐसा कुछ सूत्र अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं घूर्णन आपका जड़त्व आघूर्ण, है ना। तो देखिए ई के जड़त्व आघूर्ण की आपकी यही परिभाषा थी ना, किसी भी कण का, किसी भी निकाय का जड़त्व आघूर्ण आई जो होगा सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का हमारा सूत्र होता है mr स्क्वायर। अब पहले कण का जड़त्व आघूर्ण M1 R1 का स्क्वायर, दूसरे का M2 R2 का स्क्वायर, तीसरे का M3 R3 का स्क्वायर, और सभी का योग है, तो ये उस निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ आई मान लिया इसको, तो आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपको इस गतिज ऊर्जा का ये सूत्र मिल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी गतिज ऊर्जा जो होगी जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के वर्ग के आधे के बराबर होती है ना, 1/2 लिखा हुआ, आधे के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है इसमें। अब यदि हम कहें कि ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, यदि ओमेगा का मान 1 हो, है ना, यदि ओमेगा बराबर 1 हो, तब इस स्थिति में आप यदि ई के का मान निकालें तो ये ई के बराबर हो जाएगा I/2 के हो जाएगा। ओमेगा का मान 1 कर दिया हमने, और जब आप यहां से I निकालते हो तो ये 2 गुणा ई के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कहें कि यदि कोई पिंड जिसका कणों का जो हमारा कोणीय वेग है यदि 1 हो, उस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके घूर्णन गतिज ऊर्जा का भी व्यंजक आपने हल कर लिया। नोट डाउन करें इसे।